हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अभी हमारी करंट अफेयर की क्लास नंबर 2 होगी। कल से हमने नया सेशन शुरू किया था डेली करंट अफेयर का, तो वही सेशन आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। 15 जनवरी का करंट अफेयर 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, नासा और लॉकहीड ने लॉन्च किया दुनिया का सुपरसोनिक विमान X-59। नासा एक अमेरिका की संस्था है, लॉकहीड भी एक अमेरिका की ही संस्था है। दोनों ने मिलकर एक सुपरसोनिक विमान X-59 लॉन्च किया है। सुपरसोनिक विमान का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आवाज़ से तेज़ गति से चलती है, जैसे आवाज़ की गति होती है 330 मीटर पर सेकंड, तो उससे तेज़ अगर कोई चीज़ चलती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो यह विमान आवाज़ की गति से तेज़ चलेगा, तो इसलिए इसको सुपरसोनिक विमान बोल रहे हैं। अब आवाज़ की गति से तेज़ विमान यात्रा फिर संभव हो सकेगी, मतलब एक बार पहले भी हो चुकी है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने सुपरसोनिक विमान X-59 को लॉन्च कर दिया है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। तो इससे पहले कौन सा विमान था देखते हैं। दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड था। यह विमान आवाज़ की गति से भी दोगुनी गति से उड़ने में सक्षम था, लेकिन 2003 में से सुपरसोनिक विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी, क्योंकि इसमें हादसा हो गया था और टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा थी इस विमान में, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। अब देख लेते हैं कुछ नासा के बारे में भी। नासा एक अमेरिकी सरकारी संस्थान है और अंतरिक्ष से जुड़े विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत जब हुई, सोवियत संघ ने अपना उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष में भेजा। तो पहले स्पुतनिक भेजा गया था और नासा की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। लोकडी भी एक अमेरिकन संस्थान है जो एरोस्पेस, हथियार, रक्षा, सूचना और सुरक्षा में अमेरिका का अपनी भूमिका निभाता है। सबसे पहले बताते हैं कि कॉनकॉर्ड जो विमान था उसने पहले अपनी उड़ान भरी थी 1969 में, और टेस्टिंग के बाद 1976 में उसने अपनी सेवाएं शुरू करी। यह विमान अमेरिका और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया था। इसके रिगार्डिंग इतना ही है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 2, युगांडा में होगा G77 शिखर सम्मेलन। G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में होने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत ने युगांडा की मदद की है। युगांडा एक बहुत ही गरीब देश है, तो भारत ने कुछ मदद की है युगांडा की। अब देखते हैं। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM और G77 समूह के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी में समर्थन के लिए सहायता के रूप में युगांडा को 10 बस, 5 एम्बुलेंस और 10 ट्रैक्टर प्रदान किए हैं। अब आप सोच सकते हो कि युगांडा कितना गरीब देश है। युगांडा 19 और 20 जनवरी को NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो ये याद रखना कि G77 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? युगांडा में होगा। युगांडा में कहाँ होगा? उसकी राजधानी कंपाला में होगा। युगांडा में उसकी राजधानी कंपाला में होगा और उसके राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। ये ध्यान रखना कि युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी करंट में चल रहा है अभी। आगे शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संगाली जिले में नए अटपाटी कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की है। तो जो रिजर्व घोषित करते हैं वो मुद्दा राज्य सरकार का होता है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भी कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार का अहम मुद्दा होता है। तो आगे देखते हैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में अटपाटी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाटी संरक्षण रिजर्व है। तो अटपाटी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है, और महाराष्ट्र में और भी रिजर्व हैं जो हमें देखने चाहिए। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई। राजधानी मुंबई बोले तो भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं मुंबई को। चलो आगे देखते हैं। चेन्नई ने विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह की मेजबानी की। तो चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है। विश्व तमिल प्रवासी दिवस का मतलब होता है कि बाहर जो देश से बाहर हमारे लोग रह रहे हैं उनको बुलाना, उनका सम्मान करना, उसी को हम बोलते हैं प्रवासी दिवस। तो जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को, लेकिन चेन्नई में अभी मनाएगा तमिल प्रवासी दिवस। जो तमिल लोग देश से बाहर रह रहे हैं उनके लिए ये मनाया गया है। मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन तमिलनाडु के ने विशेष विभाग का उद्घाटन किया और विदेश में तमिल के लिए मंत्री की एक अलग ही विभाग बनाया है। विदेश में जो तमिल लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अलग मंत्री बनाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अलग मंत्री बनाया है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री बता ही दिया एम के स्टालिन। नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया। पहले इसका नाम मद्रास था और 1968 में तमिलनाडु नाम कर दिया गया। तमिलनाडु, नाडु का मतलब होता है घर, और ये तमिल लोगों का घर हो गया तमिलनाडु। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, मिलान 2024 नौसेना युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में शुरू होगा। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने के लिए तैयार है। मिलान एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। द्विवार्षिक का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार होने वाला। बहुराष्ट्रीय होता है कि कई देश एक साथ मिलकर इसमें भाग लेते हैं। जो 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड जब शुरू हुआ था तो इन देशों के साथ शुरू हुआ था, और अब इस अभ्यास में 50 से अधिक देश नौसेना में शामिल होंगे। देखो पहले 4 देश से शुरू हुआ था, 50 देश शामिल हो गए हैं इसमें। चलो हम देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 2024 जो होंगे। अब ये द्विपक्षीय हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक तो घरेलू होते हैं जो खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक द्विपक्षीय होती हैं, कोई 2 देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। और एक बहुपक्षीय होते हैं जो बहुत सारे देश एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। तो चलो देखते हैं 2024 में द्विपक्षीय कौन कौन से होंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेना बल थल सेना ओस्ट्रा हिंद, नौसेना AUSINDEX। अब देखना, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो कंफ्यूज नहीं है, इसमें भी ओस्ट्रा आया हुआ है। ओस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो ओस्ट्रा हिंद और नौसेना का ओस इन टैक्स मतलब बोले तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एक्सरसाइज। आगे देखते हैं भारत और बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश सेना के साथ होती है संप्रति, नौसेना के साथ INBN कॉरपोरेट और वायुसेना के साथ टेबल टॉप पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं भारत और चीन के साथ। भारत और चीन में सेना जो थल सेना होती है उसके साथ हाथों में हाथ सिर्फ एक ही है चीन के साथ। तो फ्रांस के साथ देखो सेना, थल सेना शक्ति, नौसेना वरुण क्या होता है, पानी का देवता। पानी का देवता जो होता है ना, वरुण बोले तो इंद्र, तो वरुण नाम रख दिया गया है। वायुसेना गरुड़ उड़ने वाला पक्षी होता है तो वायुसेना को हो गया। तो ये देख लेना फ्रांस के साथ है। भारत और इंडोनेशिया के साथ सेना का है गरुड़ शक्ति और नौसेना का इंडो कॉरपोरेट, IND इंडो कॉरपोरेट। अच्छा, अब देखते हैं भारत और जापान। सेना का है धर्म संरक्षक, नौसेना का जिम मैक्स, जापान इंडिया मैक्स। भारत और कजाकिस्तान के साथ सेना का है प्रबल दोस्तिक,
भारत और किर्गिस्तान का सेना का खंजर, भारत और मालदीव सेना का एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन मालदीव अभी चर्चा में चल रहा है, तो इसको ध्यान रखना। एक्यूवेरिन मालदीव बहुत ही चर्चा में है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भारत और मंगोलिया का है खान्ना बदोश हाथी। भारत म्यांमार सेना का है इंडिया म्यांमार बैक्स, मतलब एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार एक्सरसाइज। नौसेना का है IM कोर। भारत और नेपाल का है सूर्य किरण। भारत और नेपाल का सूर्य किरण हो चुका है। भारत और ओमान का सेना का है अल नागा। नौसेना का नसीम अल बह। वायुसेना का पूर्वी पुल 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और है, उसको और देख लेते हैं। भारत और रूस के बीच है सेना का इंद्र, नौसेना का इंद्र नौसेना और वायुसेना का इंद्र। तो इंद्र हो तो रूस आएगा, ये देख लेना। भारत और सेशेल्स सेना का लमितिये और भारत श्रीलंका का सेना का मित्र शक्ति, नौसेना का स्लाइनेक्स। भारत और थाईलैंड सेना का मैत्री, नौसेना का इंडो थाई कॉरपोरेट। वायुसेना का सियाम भारत, वायुसेना का सियाम भारत। अच्छा, भारत और यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड। सेना का अजय योद्धा, नौसेना का कोंकण और वायुसेना का धनुष 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और अमेरिका का देखते हैं। सेना का युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, नौसेना का मालाबार और वायुसेना का लाल झंडा। भारत और वियतनाम सेना का विनबैक्स। अब ये बहुपक्षीय देख लेते हैं। रिमपैक में सभी देश आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, आप देख लेना इनको। मालाबार में भारत, अमेरिका और जापान 3 देश भाग लेते हैं। कोबरा सोना में एशिया प्रशांत देश, जो एशिया में देश हैं और जो प्रशांत जो महासागर है हमारा, उसके साथ साथ जो देश लगते हैं वो भाग लेते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है। उसके बाद संवेदना है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र, दक्षिण एशिया में जो भी क्षेत्र आता है हमारा वो भाग लेगा। जैसे भाई हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या होता है दक्षिण एशिया में आते हैं। आगे शुरू करते हैं। नंबर 6 पॉइंट, कर्नाटक राज्य ने शुरू की युवा निधि योजना की शुरुआत। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया, तो शुरुआत की है युवा निधि योजना की। युवा निधि योजना में क्या दे रही है सरकार? सरकार दे रही है भाई, जिसने भी ग्रेजुएशन किया, स्नातक की डिग्री ली है, उसको 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। जिसने डिप्लोमा किया है उसको 1500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। तो बहुत अच्छा कदम है ये बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए। अब कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसकी बेंगलुरु हो गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है कर्नाटक में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, द्विसदनीय विधानमंडल है कर्नाटक में। और कर्नाटक में अपना पश्चिमी घाट क्षेत्र आता है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पर्वत हैं। कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदियाँ देख, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मालप्रभा, शरावती नदी पे बताइए कौन सा जलप्रपात बनता है। ये आप कमेंट करके बताना, शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात बनता है। चलो आगे देखते हैं। नंबर 7, डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। वह एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे बहुत ही अच्छी गायिका थी। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण भी मिला था और उनका जन्म पुणे में हुआ था और पुणे से वो बिलोंग करती थी और शास्त्रीय संगीत में बहुत ही माहिर थी। तो भारत की किराना घराना ये याद रखना कि किस घराने से संबंध रखती थी। तो किराना घराने से संबंध रखती थी प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बनता है इसमें।
आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 के दिन के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली थी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर ब्रिटिश मूल के जो थे ने भारतीय सेना कमान संभाली थी। तो भारतीय लोगों के हाथ में भारतीय सेना की कमान कब आई थी? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में जवाब देना कि नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस। थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे देता हूँ, एक 4 तारीख है, एक 8 तारीख है, तो आप बताना कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और मुख्यालय दिल्ली में है। अपने थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी अपने थल सेना अध्यक्ष हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको हमारा सेशन। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।